आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन आपके संविधान में, आपके आइन में, जम्मू कश्मीर के संविधान में एक धारा है 35A। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैंने उनसे सपाट मना करा, मैं तो जानते ही नहीं, मुझे पता भी नहीं है, ना मेरा लीगल बैकग्राउंड है। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही बहुत दिन तक कि ये आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, इस देश में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसको कभी किसी ने बताया भी नहीं। मैं आया और उस जो मेरे साथी थे संदीप कुलकर्णी, नासिक के रहने वाले थे, सावरकर के बड़े ज़बरदस्त भक्त थे और मुझे बहुत कुछ समझाया करते थे हिंदुत्व के बारे में, मैं सुनता रहता था उनसे। मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा यार मैं तो एक ऐसे नौकरी में हूं कि मैं ये PIL वगैरह डालूंगा तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी, आप मैंने कहा एक संगठन बनाइए और करिए, मैं सारी इसकी बैकिंग आपको देता हूं। और एक और साथी हमारे थे राकेश मुदगल, हम तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्टडी की और कोई 6 महीने के अंदर हमने ये पता लगाया कि भारत के संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड है तो वो 35A है। अब ये 35A है क्या? 35A 14 मई 1954 को जवाहरलाल नेहरू साहब को अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला साहब से दोस्ती निभानी थी। शेख अब्दुल्ला साहब ने जितनी मांग मानी, उन्होंने कहा कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, आपने संविधान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं कहलाऊंगा, मुझे भी प्रधानमंत्री कहा जाएगा। उन्होंने कहा आप ये भी ले लीजिए। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिक कौन होगा ये हम तय करेंगे, आप ये भी ले लीजिए। लेकिन जब नागरिक तय करने की बात आई तब मामला आया लीगल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से नेहरू जी ने कहा कि आप एक आदेश जारी करिए। तो राजेंद्र प्रसाद लीगल बैकग्राउंड के थे, उन्होंने कहा ये आदेश तो इलीगल है, ये तो गैर कानूनी है, ये तो गैर संवैधानिक है। तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको कर दीजिए। वो फिर भी नहीं माने, ये प्रोसीडिंग्स हैं उस वक्त की, वो बता रहा हूं मैं आपको। उस पे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस के अधिवेशन में पास करा लूंगा। फकत यह है कि उनको साइन करने पड़े और वो 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक 35A नाम की धारा बन गई। और पिछले 70-80 सालों से उस धारा के बारे में भारत के पार्लियामेंट के किसी सदन में न उसे रखा गया, न उस पर चर्चा हुई, न उसे पास किया गया, और वो एज इट इज बनी हुई है। ये 35A है क्या? ये आदेश क्या था? इस आदेश के तहत जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को यह धारा ताकत देती है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार जिसको चाहे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या ना दे। क्योंकि मैं यहां हूं, अगर कल यहां बस जाऊं तो मुझे महाराष्ट्र की कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह प्रोविजन सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, आपको जमीन खरीदनी है, आपको कारोबार करना है, तो वहां की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर सरकार को नागरिकता देने का अधिकार देती है। जमीन आप वहां नहीं खरीद सकते, कारोबार आप वहां नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान लड़का जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की से शादी कर ले तो उस लड़की के प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। यह भी उस धारा की वजह से है। और इससे आगे अगर हम जाएं तो सवाल यह हुआ कि यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन उस स्टडी के दौरान मुझे कई बार जाना पड़ा जम्मू कश्मीर, वहां के संविधान को भी पढ़ना पड़ा। तो उसमें एक क्लासिक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैं अब ज्यादा कहने लगा हूं। तो उसमें क्या था कि 14 मई आपने 1954 को तो धारा जोड़ दी, लेकिन कमाल देखिए हमारे केंद्र सरकार में जो भी उस समय के लोग होंगे वो कितने कमजोर और बौने लोग थे कि उन्होंने किस मजबूरी में या किस दोस्ती में सारी डिमांड मानी। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, 14 मई 1954 को आप इसको लागू तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लागू होने की डेट 1944 से मांगेंगे। अब 1944 में देश गुलाम था, उन्होंने कहा नहीं आप कर लीजिए, हमें पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कोई प्राइवेट लिमिटेड मुल्क था ये हिंदुस्तान, और जवाहरलाल नेहरू उसके कोई प्रॉपर्टी मालिक थे, जो दिल चाहे थे कह रहे थे वो, जो ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी भाई। हमारे समाज को तैयार होना चाहिए,
हमारे समाज में जो स्थिति होने जा रही है, ये लड़ाई एक एक दरवाजे तक है। एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। कुछ 2, 4, 10 साल की बात और है जो मैं देख पा रहा हूं। अब उन्होंने 1944 की डेट क्यों लागू की, यह किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया कि भाई 44 ही क्यों की इन्होंने। भाई मैं कह रहा था 632 कर देते, क्या दिक्कत थी भाई, शुरुआत से कर देते, उस वक्त से जितने थे सबको मान लेते। तो समझा मैं ये कि 44 में जब आपने डेट की तो उसके पीछे आपकी मंशा ये थी कि 1940 में पाकिस्तान यानी करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में लाहौर में पास हो चुका था और यह तय था कि पाकिस्तान बनना है और कैसे बनना है यह पता नहीं था। तो जो समझदार लोग थे महबूब मुफ्ती की तरह और अब्दुल्ला की तरह, दुजाना और मूसा की तरह, गिलानी की तरह, वो 1944 से आना शुरू हो गए। 1944 के बाद 45, 46 और 47, इन 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में जो लोग आए, आप देखिए कि कितनी गहरी साजिश है कि वो जो आए बेचारे वो वहीं रहे, न किसी को नागरिकता देनी थी न नागरिकता लेनी थी। तो जो आ गए थे वो तो ऑटोमेटिक नागरिक हो जाने चाहिए थे। लेकिन आपने 1944 की डेट इसलिए रखी कि 46, 47, 48 में 5,500 हिंदू परिवार जम्मू कश्मीर में आए थे, जिनकी गिनती आज की डेट में 7.5 लाख है। आपने 1954 में जो आदेश कराया, कट डेट 44 रखी, उसके पीछे मंशा यह थी कि उस वक्त 5,500 और आज 2018-19 में कह रहा हूं कि वो 7.5 लाख लोग हैं, आपने उनको नागरिकता देने से मना कर दिया। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। लोकतंत्र छोटी छोटी बात के ऊपर जमहूरियत की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है कि 7.5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। नागरिक नहीं है तो कारोबार नहीं कर सकते, जमीन नहीं है, मकान नहीं है, राज्य की किसी स्कीम के भागीदार नहीं है, और तो और वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में ना वोट दे सकते हैं, ना पंचायत में वोट दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा में वोट दे सकते हैं। अब आप सोचिए, आज भी वो लोग कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई टेंट में रह रहा है, टेंट फट गया तो दूसरे टेंट में रह रहा है, सड़कों पर रह रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं। लेकिन इस देश के 125 करोड़ लोगों की मानवता नहीं जागी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाग गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है सेलेक्टिव है इस देश के अंदर। इस देश के इंस्टीट्यूशन सेलेक्टिव हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की सेलेक्टिव मानवता जागती है। 3,500 सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया सड़कों पे। मॉब लिंचिंग की बात नहीं कही, लेकिन किसी भीड़ ने एक आदमी को इस गलतफहमी में मार दिया कि इस आदमी ने गाय खाई है और गाय को काटा है और मारा है। गलती से मार दिया, जानबूझ के मार दिया, लेकिन उसके मरने को, उसके मारने को मैं जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मीडिया ने फ्रंट पेज हेडलाइन बनाई। मॉब लिंचिंग के ऊपर बहस हो गई, संसद में जवाब देना पड़ा, लेकिन 3,500 लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा, 3.5 लाख लोगों को अपने घर से बेघर कर दिया। यह मॉब लिंचिंग नहीं थी, यह प्यार मोहब्बत था, यह गंगा जमुना तहजीब थी। हम इस झूठ और मक्कारी में रहना चाहते हैं। इसलिए सच बोलिए भाई, सच का सामना कीजिए। जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हैं, जाती तौर पे की, सामूहिक तौर पे की, किसी कारण से की, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। और अगर यह सच्चाई आज आपको समझ आ रही है तो यह मान के चलिए कि आपके समय कम है, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन के सामने बड़ा ही भयानक समस्या आने वाली है। कम से कम उनको अवेयर करके जाइए कि तुम्हें किन लोगों से दो चार होना है। यह समस्या का हल नहीं है जो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनगर के लोग भी और कश्मीर के लोग भी कहते थे हम सालों से साथ रह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, कभी ऐसा होता है यार, किसी बात कर रहे हो। मालदा के लोग भी कहते थे, कैराना के लोग भी कहते थे, अलीगढ़ भी कहता था, दुनिया के तमाम सारी जगह यही बकवास चलती थी, लेकिन अब सब जगह स्थिति वही हो गई है। ऐसा ना हो कि जब हम चेतन हो, जब हम अलर्ट हो, तो हमारी स्थिति रिएक्ट करने लायक भी ना हो जाए। लिहाजा इस समाज को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है,